अस्सलाम वालेकुम। आदिल सुल्तान, डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक फोरसाइट फॉर एशिया। आज हम एक शॉर्ट पॉडकास्ट करना चाहते हैं। एक जर्मन ब्रॉडकास्टर है, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है पाकिस्तान के ऊपर, जिसका टाइटल उन्होंने रखा है न्यूक्लियर पावर एट अ क्रॉस रोड्स। टाइमिंग इस डॉक्यूमेंट्री के बड़े इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान इस वक्त ब्रिज बिल्डिंग का काम कर रहा है। ईरान और यूएस इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो एक्सपैंड होता जा रहा है, उसके अंदर कोशिशें पाकिस्तान कर रहा है। एक तरह से लीड रोल भी लिया हुआ था कि जब एमओयू वगैरह हुआ तो एक कंस्ट्रक्टिव रोल था, लेकिन इस वक्त डॉक्यूमेंट्री का आना वो एक जाहिर करता है कि कुछ कंट्रीज़ प्रॉबेबली इस चीज़ से दे आर नॉट हैप्पी, और जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट किया जाता रहा है फॉर पॉलिटिकल रीजंस, वो इस मरतबा फिर एक डॉक्यूमेंट्री की तरफ से एक कोशिश की गई है, एक ब्रॉडकास्टर की तरफ से, क्योंकि टाइमिंग इस डॉक्यूमेंट्री के इम्पॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है। कुछ कंट्रीज़ शायद इस चीज़ से खुश नहीं हैं जो पाकिस्तान एक रोल प्ले कर रहा है। ऑब्वियसली हमारे नेबर्स जो हैं दे ऑलवेज फील बैड अगर पाकिस्तान को कोई पॉजिटिव इस तरह से अप्रोच या लाइमलाइट में आते हैं। एंड सेकेंडली जो इसराइल है वो भी काफ़ी नाखुश है कि पाकिस्तान अगर इसमें पीस मेकर का रोल प्ले कर रहा है तो उसको किस तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए। सो ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आज का तज्ज़िये का मकसद पॉलिटिकल उस पर कॉमेंट्री नहीं करूँगा, बिकॉज इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर पाकिस्तान की पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटीज़, इकनॉमिक वल्नरेबिलिटीज़ की बात की गई है, वो एक अलहदा मौज़ूआत हैं। लेकिन चूँकि न्यूक्लियर इशूज़ पे कुछ फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज़ हैं जिसको ठीक करना ज़रूरी है, बिकॉज एक बड़ा क्रेडिबल चैनल जर्मन का जो DW चैनल है, उनका नेशनल ब्रॉडकास्टर है, वो एक डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर पाकिस्तान के ओवरऑल एनवायरनमेंट पे, सिक्योरिटी पे, और फोकस उसमें न्यूक्लियर पे लेके आते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है ताकि जो भी सुन रहे हों उनको चीज़ों का सही तरह से पता चल सके। और ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। जब भी पाकिस्तान से कोई काम लेना होता है या प्रेशर डालना होता है तो न्यूक्लियर इश्यूज़ के ऊपर इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज आ जाती हैं, रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। हमने ये देखा है 2001 के अंदर भी, जब पाकिस्तान की ज़रूरत थी ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म के अंदर, उस वक्त भी इस तरह का एक नैरेटिव बिल्ड किया गया था ताकि पाकिस्तान को एक तरह से अंडर प्रेशर किया जाए और उससे कुछ डिमांड्स की जाए। अभी चूँकि ईरान US इसराइल वॉर चल रही है और लाइकली कंटिन्यू रहेगी, तो मैं भी शायद इसका एक ऑब्जेक्टिव ये हो, और हो सकता है इस तरह की और डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आए और पेपर्स भी आए या ओपिनियन पीसेस भी आए जिसमें पाकिस्तान को टारगेट किया जाएगा, चूँकि कहीं और पाकिस्तान से उनकी ज़रूरत है या काम लेने का मकसद हो सकता है। लेकिन फोकसिंग ऑन जस्ट द न्यूक्लियर इश्यूज़ जो क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्री के स्टार्ट में वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए वो लीगल तरीके से नहीं बनाए, कानूनी तरीके से नहीं बनाए। ये फैक्चुअली गलत है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है जो 1970 में साइन किया, और उसमें ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज़ उसके मेंबर हैं एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था, लेकिन फिर वो 2006 में वो उसमें से 2006 से पहले वो निकल गए, और 2006 में उन्होंने टेस्ट किया और उन्होंने किया, क्योंकि ट्रीटी उसकी प्रोविज़न है उसके अंदर निकलने की भी। लेकिन पाकिस्तान ने कभी ज्वाइन भी नहीं किया था उसका। तो वो जो NPT है वो ऑब्लिगेशंस का देता है जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं उनके ऊपर भी, और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं लेकिन जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया हुआ। पाकिस्तान ने चूँकि इसको साइन नहीं किया हुआ, तो कोई इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान को रोकता या जिसकी पाकिस्तान ने वायलेशन की हो। तो ये कहना कि पाकिस्तान ने इलीगली न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर किए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। अब चूँकि बात उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर की है और उसके पीछे कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, तो ये भी जानना ज़रूरी है कि जो हमारे नेबर में है न्यूक्लियर वेपन स्टेट इंडिया, उनकी लीगैलिटी पे कभी इस तरह के वेस्टर्न रिपोर्ट्स नहीं आए। और एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो उनका 1974 का टेस्ट था, वो उन्होंने सिरस रिएक्टर, जो कनाडा ने रिएक्टर प्रोवाइड किया था और US ने फ्यूल प्रोवाइड किया था, और वो पीसफुल पर्पसेस के लिए था। वहाँ उन्होंने
प्लूटोनियम वहाँ से निकाल के प्रोसेस करके 1974 का टेस्ट करके उसको डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स कैपेबिलिटी है 1974 में। लेकिन कभी हमने नहीं देखा कि वेस्टर्न सोर्सेज इस तरह के आर्टिकल लिखते हो या इंडिया को टारगेट करें कि इंडिया ने इलीगल काम किया था, बिकॉज उस टेस्ट के बाद एक न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप बना था और इसी वजह से बना था कि फ्यूचर में कोई सिविलियन पीसफुल टेक्नोलॉजी को मिसयूज़ ना कर सके वेपन पर्पसेस के लिए। तो ये तो 1974 का, लेकिन आप कोई इस तरह की स्टोरी वेस्टर्न सोर्सेज में नहीं देखेंगे। तो पाकिस्तान के ऊपर कहना कि पाकिस्तान ने इलीगली, पहले तो हमने किया नहीं और उसके बाद भी हमने कोई इस तरह का काम नहीं किया। अब बात आती है सेकंड, उन्होंने रिपोर्ट के अंदर जो एक इशू उठाया है कि जी पाकिस्तान ने चूँकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि वियना में बेस्ड है और वो उसका मैंडेट है खाली पीसफुल जो या सिविल न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होती हैं उनको रेगुलेट करता है। आईएईए का मैंडेट बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी कंट्री के वेपन फैसिलिटीज़ को इंस्पेक्ट कर सके, किसी भी, इंक्लूडिंग जो एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स एंड एनपीटी और बाकी जो है पाकिस्तान, इंडिया, इजराइल या नॉर्थ कोरिया, तो वो उनका मिलिट्री फैसिलिटीज़ आउट ऑफ बाउंड होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री में कहते हैं कि जी जो उनके बकौल वो कहते हैं जी खुशाब में एक प्लूटोनियम प्रोसेसिंग प्लांट है, वहाँ पे पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स के लिए फिसाइल मटेरियल बनाता है। तो आईएईए को वहाँ पे एक्सेस नहीं की गई, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि पाकिस्तान की जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जिसको वो कहते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के शायद नहीं हैं। तो एक फंडामेंटल आई थिंक उनकी अंडरस्टैंडिंग का फ्लॉ है कि आईएईए का कोई रोल नहीं है मिलिट्री फैसिलिटीज़ के अंदर और कभी भी कोई न्यूक्लियर वेपन स्टेट उनको आईएईए को उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं देगा। फिर उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान चूँकि एक इंस्टेबिलिटी, इंटरनल थ्रेट्स और टेररिज्म के इश्यूज़ काफ़ी हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे कोई नॉन स्टेट एक्टर्स या ग्रुप जो है वो न्यूक्लियर वेपन लेके कहीं पे यूज़ कर सकता है, मिसयूज़ कर सकता है। अगेन ये मूवीज़ के अंदर तो आपने काफ़ी देखा होगा, बैकपैक में रखे हुए न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस हो, कहीं पे जाके वो यूज़ कर लेंगे टेररिस्ट, लेकिन इन रियल लाइफ इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाइपोथेटिकली अगर न्यूक्लियर वेपन किसी नॉन स्टेट एक्टर या ग्रुप के पास आ भी जाए तो उसके प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके तहत वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं और वो प्रोटोकॉल्स कभी भी किसी से शेयर नहीं होते। इवन जो कस्टोडियन है उसमें भी नीड टू नो बेसिस के अंदर होते हैं, वो किसी को पता नहीं होता किस तरह से आपने उसको ऑपरेट करना है। कोड्स, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स वगैरह जो उसके अंदर डालने के बगैर आप न्यूक्लियर वेपन यूज़ नहीं कर सकते। तो एक परसेप्शन है 9/11 के बाद, 2001 के बाद जब एक नैरेटिव शुरू हुआ था न्यूक्लियर टेररिज्म का, तो वेस्टर्न ऑथर्स ने इस पर लिखना शुरू कर दिया था कि जी न्यूक्लियर टेररिज्म इमिनेंट है, विद इन 5 years 10 years कहीं ना कहीं ये होगा। हमने ये देखा है कि कोई 25 साल तो गुजर गए हैं, अभी तक कोई न्यूक्लियर टेररिज्म का एपिसोड नहीं हुआ, बिकॉज ये न्यूक्लियर वेपन किसी ग्रुप के हाथ में आना और वो चलाना एक अभी तक तो फिक्शनल उसके आप कह सकते हैं, इसकी रियलिटी नहीं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म के या इस तरह की बात होती है कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट उनको किसी और मुल्क में नज़र नहीं आते, इंडिया में नज़र नहीं आते, इजराइल में नज़र नहीं आते। जिस तरह से एक्सट्रीमिज़म अभी चल रही है गज़ा के अंदर और लेबनान के अंदर, और जिस तरह से वो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट इजराइल जो है एट्रोसिटीज़ कर रहा है पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट या लेबनान के अंदर, वो उनको एक्सट्रीमिस्ट नज़र नहीं आते। लेकिन कमिंग बैक टू दी टेररिस्ट और नॉन स्टेट एक्टर्स, ये सारी प्रॉब्लम तो शुरू तब हुई जब पाकिस्तान ने एग्री किया कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की वॉर अगेंस्ट फॉर्मर सोवियत यूनियन फाइट करेगा, जिसको यूएस भी जहाद कहता था, और उसके बाद 9/11 के बाद अगेन वी बिकेम विलिंग पार्टनर्स, और जिसका बैकलैश जो आज तक हम भुगत रहे हैं, ये टेररिज्म का इशू जो है, ये इसकी जेनेसिस तो वहाँ से है जहाँ पे हमने उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए अपने कंट्री को हमने तबाह कर दिया। तो ये डॉक्यूमेंट्री उस पे नहीं जाती, कॉजेज़ पे, रूट कॉजेज़ पे नहीं जाती, लेकिन चूँकि वो इंस्टेबिलिटी है तो उसको वो लिंक करते हैं न्यूक्लियर सिक्योरिटी से, और मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को एक नेगेटिव स्पॉटलाइट में लाना, डिफेंसिव कर देना, ताकि पाकिस्तान उसके फिर आगे
उनके अगर कोई इंटरेस्ट हैं, उनसे डिमांड पाकिस्तान से करेंगे तो फिर हम उनसे विलिंग पार्टनर हो जाएं। नाउ जो बड़ा इम्पॉर्टेंट जो इशू है जो डिस्कस हमेशा होता है जब हम प्रोलिफरेशन की बात करते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर कहा गया है कि ये प्रोलिफरेशन जो है पाकिस्तान से, जो स्पेशली उन्होंने नाम लिया है डॉक्टर AQ खान साहब, जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, कि उन्होंने टेक्नोलॉजी दी लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान एंड पॉसिबली द फोर्थ कस्टमर विच अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्री भी वो कहते हैं कि वो इंडिया हो सकता है। अब कोई भी इस रीजन में रहने वाला, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, वो इस चीज़ को मान ही नहीं सकता कि डॉक्टर AQ खान साहब, जिनकी इतनी कंट्रीब्यूशन थी टू बिल्ड पाकिस्तान नेशनल कैपेबिलिटी अगेंस्ट इंडियन थ्रेट, वो कभी इंडिया को ये प्रोवाइड करेंगे। तो इससे एक चीज़ तो बड़ी क्लियर होती है, ये न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट जो है, ये एक सोर्स थी प्रोलिफरेशन की, है, हमेशा से थी। जब से न्यूक्लियर वेपन बने, न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट एग्जिस्ट करती है। उसमें बहुत सारी कंट्रीज़ ने बेनिफिट किया, पाकिस्तान ने भी वहाँ से चीज़ें ली क्योंकि हम पे सैंक्शंस लगी हुई थी, हमें कोई चीज़ें दे नहीं रहा था, और बाकी भी कंट्रीज़ ने वहाँ से ब्लैक मार्केट से लिया, और ये अभी भी शायद एग्जिस्ट करती होगी। और लोग जो भी कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहते हैं, मुश्किलात काफ़ी है लेकिन कर सकते हैं। कमिंग बैक टू जो चूँकि डॉक्टर AQ खान साहब का बार बार जिक्र करते हैं और वेस्ट के अंदर काफ़ी हुआ है, तो ये भी क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है कि ये इंटरनेशनल न्यूक्लियर ब्लैक मार्केट जो थी, ये एक II इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने एक डोजियर निकाला था काफ़ी साल पहले। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि कोई 25 कंट्रीज़, जब इन्वेस्टिगेशंस हुई थी और पाकिस्तान ने उसके इन्वेस्टिगेशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो 25 कंट्रीज़ के इंडिविजुअल्स थे, मेंबर्स थे जो इस प्रोलिफरेशन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व थे। और उसमें स्विट्ज़रलैंड का, साउथ अफ्रीका का, मलेशिया से, दुबई से और काफ़ी सारे कंट्रीज से ये जो है लोग उसमें, या कंपनीज जो है उसमें शामिल थी उसके अंदर। तो डॉक्यूमेंट्री एक और एलिगेशन लगाती है कि जी डॉक्टर AQ खान साहब ने नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर वेपन बनाने में हेल्प आउट किया। जो इन सब्जेक्ट्स को जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि डॉक्टर AQ खान साहब जो है वो सेंट्रीफ्यूज एनरिचमेंट में उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी पाकिस्तान में। और जब नॉर्थ कोरिया का पहला टेस्ट हुआ 2006 में, वो तो प्लूटोनियम बेस्ड था। तो नॉर्थ कोरिया के जो वेपन प्रोग्राम था जो अर्लियर जिसके बेसिस पे उन्होंने 2006 पे किया, वो तो प्लूटोनियम बेस्ड था। तो वो टेक्नोलॉजी तो उन्होंने खुद या एक्वायर की या कहीं से हासिल की, लेकिन उसका सोर्स पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन चूँकि नॉर्थ कोरिया अगेन एक पारिया स्टेट की तरह देखते हैं वेस्ट, और उसको लिंक करना पाकिस्तान के साथ, तो वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। फिर जी इन्होंने कहा कि जी कुछ रेज़ किए कंसर्न्स कि जो पाकिस्तान से चीज़ें बाहर गई जो नहीं जानी चाहिए थी, वो हमने ऑफिशियली पब्लिकली हमारी लीडर्स ने कहा था, यस कुछ मिस्टेक्स हुई थी पाकिस्तान से, वो नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद हमने रेमेडियल मेजर्स लिए थे, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न बनाया अंडर नेशनल कमांड अथॉरिटी, और सिक्योरिटी का मैकेनिज्म एक सेंट्रलाइज कर दिया था, हेडक्वार्टर सिक्योरिटी डिवीज़न बना था। फिर डॉक्यूमेंट्री भी उसको एक्नॉलेज करती है कि जी वो सिक्योरिटी फोर्सेस हमने थाउजेंड्स ऑफ पर्सनल ट्रेन किए, और फिर ताकि ये दोबारा कोई इस तरह की चीज़ ना हो। तो जो वो अलेज करते हैं कि जी ये जो प्रोलिफरेशन हुई पाकिस्तान से अगर हुई थी, तो वो कहते हैं मिलिट्री की नो हाउ के बगैर नहीं हो। तो अगेन जो इस सिस्टम के अंदर समझते हैं उनको ये भी पता होगा कि जी SPD के बनने से पहले जो स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन हो गया, खान रिसर्च लेबॉरेटरी हो गई, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ थी, इनके हेड्स जो है दे वर आंसरेबल टू दी प्राइम मिनिस्टर। और एक बड़ा स्मॉल ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स था जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मैनेज कर रहा था। और वहाँ पे जो सिक्योरिटी का था वो दे वर आंसरेबल टू दी हेड ऑफ दैट स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज SPD उस वक्त नहीं थी। तो ये कहना कि जी उनकी नोहाव से हुई थी, ये तो पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर रिपीटेडली कहा कि स्टेट वाज नेवर इन्वॉल्व। अगर कुछ इंडिविजुअल्स ने किया भी था तो वो अपने इंडिविजुअल्स पे किया था, इसके अलावा पाकिस्तान का नहीं रोल था। और इसीलिए पाकिस्तान ने बड़ा प्रोएक्टिवली जब इन्वेस्टिगेशंस हुई थी उससे इंफॉर्मेशन शेयर की थी
विद क्लीन हैंड्स ताकि ये कंसर्न्स एड्रेस हो जाएं। पाकिस्तान ने तो जो थोड़ी बहुत अगर हुई गलती वो हमने एक्सेप्ट की और उसके बाद उसके रेमेडियल मेजर्स किए और फिर उसके बाद वी हैव सीन कि देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल एक्यूजेशन अगेंस्ट पाकिस्तान ऑफिशियली। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, सब ने पाकिस्तान की न्यूक्लियर सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को अप्रिशिएट किया। प्रेसिडेंट ओबामा साहब ने न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट प्रोसेस के दौरान उन्होंने कहा था कि जी पाकिस्तान ने जितना अपना सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट किया है न्यूक्लियर सिक्योरिटी के अंदर, इट्स रिमार्केबल, और वो हमने अपने इंटरेस्ट के लिए किया था ताकि कोई दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग ना कर सके। हम किसी के प्रेशर में आके नहीं किया था, पाकिस्तान ने ये अपने इंटरेस्ट के में ये सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ली थी। कमिंग टू नाउ प्रोलिफरेशन का जो जर्मनी का रोल रहा है, जो कि बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब यूनाइटेड स्टेट्स ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम बनाने शुरू किए थे, वो इस वजह से शुरू किया था कि देयर वाज अ लेटर रिटन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन अदर साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के जर्मनी अंडर हिटलर दे आर परसुइंग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, और उस नई टेक्नोलॉजी, चूँकि उस वक्त की बात है लेट 30s की, 1930s की, कि ये टेक्नोलॉजी अगर हिटलर के हाथ में आ गई तो ये दुनिया के लिए डिज़ास्टर होगा। इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स को ये जो है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने चाहिए और जर्मनी से पहले बनाने चाहिए थे। और ये कंसर्न इस वजह से थे कि जर्मनी के अंदर ये रिसर्च हो रही थी उस वक्त, लेकिन वो किसी लॉजिकल एंड तक पहुंच नहीं सकी, क्योंकि फिर जंग के अंदर उनका नुकसानात काफ़ी हुए, उनकी लेबॉरेटरीज भी डिस्ट्रॉय हो गई। तो इट वाज द कंसर्न अबाउट जर्मनी बिल्डिंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब दैट स्टार्टेड प्रोलिफरेशन। उसके बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट बना और वहाँ से वो भी यूनाइटेड किंगडम या ग्रेट ब्रिटेन से जो ईस्ट यूरोप से साइंटिस्ट भाग के आए थे वो वहाँ गए, मैनहट्टन प्रोजेक्ट ज्वाइन किया। ग्रेट ब्रिटेन ने डॉक्यूमेंट्स और उनके डिज़ाइंस वगैरह उनसे शेयर किए, जो रिसर्च उस वक्त तक हुई थी वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ शेयर की। फिर यूनाइटेड स्टेट्स से मैनहट्टन प्रोजेक्ट से ये नो हाउ चोरी हुई, फ्रांस ने उस तरह अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाई, सोवियत यूनियन ने वहाँ से चोरी की। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, इट्स पार्ट ऑफ द हिस्ट्री कि प्रोलिफरेशन जो इनिशियली स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ द जर्मन कंसर्न, फिर उससे बाकी कंट्रीज़ ने एक दूसरे से चोरी करके और वो अपनी प्रोलिफरेशन करके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। तो जब से ये न्यूक्लियर वेपन्स बने तो प्रोलिफरेशन तो उस वक्त से हो रही है और जर्मनी का उसमें एक पिवटल रोल है। अगर जर्मनी दे आर एक्सट्रीमली अपोलोजेटिक अबाउट their action, the Holocaust के थे, they should be equally apologetic about their actions that led to nuclear proliferation. और जर्मनी का रोल खाली यहाँ नहीं ख़त्म हो जाता। 1976 में ईरान और जर्मनी ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था और 1974 में शाह ऑफ ईरान ने एक स्टेटमेंट भी दी थी कि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम न्यूक्लियर वेपन्स बनाएंगे। ये उस वक्त की बात है कि ईरान वॉज वेरी क्लोज टू द यूनाइटेड स्टेट्स, प्रॉब्ली उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, एक इंटेंट शो की थी। और उसके बाद 1976 में जर्मनी ने न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया और उसके अंदर ये काफ़ी लैक्स था, मतलब इसके अंदर प्रोविज़न इस तरह की थी कि अगर ये न्यूक्लियर कोऑपरेशन बढ़ती और ईरान न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अपने इंक्रीज़ करेगा तो जर्मनी जो है वो आगे जाके ईरान को एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी भी शेयर करेगा। उस वक्त चूँकि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स इतने स्ट्रिंजेंट नहीं थे और जर्मनी इन टेक्नोलॉजीज़ में लीड कर रहा था, ये सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजीज़ के अंदर भी, सो दे वांटेड टू बेनिफिट और अपना इकोनॉमिक गेंस के लिए वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एट लोअर स्टैंडर्ड्स दे वर विलिंग टू सेल टू रेस्ट ऑफ द कंट्रीज़, और बहुत सारे कंट्रीज़ ने बेनिफिट किया वहाँ से जर्मनी से। तो ईरान ने भी इसी तरह से इनसे फ़ायदा उठाया था। तो ये कोऑपरेशन एग्रीमेंट जो बुशेयर पावर प्लांट जो है, जो इनिशियली तो जर्मनी के साथ साइन हुआ था, फिर रेवोल्यूशन के बाद चूँकि जर्मन कंपनीज अपना काम बंद कर दिया तो रशिया ने टेक ओवर कर लिया और उसको कंप्लीट किया।
लेकिन जो इक्विपमेंट, डिज़ाइंस और ये मटेरियल जो शुरू के दिनों में प्रोवाइड किया गया था वो जर्मनी से ईरान में शिफ्ट हुआ था। दैट बिकेम अ बेसिस फॉर ईरान के फ्यूचर अपना जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के लिए था। फाइनली जब हम इतनी बातें कर रहे हैं तो कुछ थोड़ी सी तबसरा जो एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर एक हमारे रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे, उन्होंने भी कुछ कमेंट्स दिए, उन चीज़ों को भी एड्रेस करना ज़रूरी है। उन्होंने एक तो ये बात की कि जी फौजी फाउंडेशन जो एक वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है आर्मी का, वो इस्टेब्लिश हुआ था 1998 के, जब हम न्यूक्लियर वेपन्स हमने टेस्ट किए उसके बाद, ताकि हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें और उसको हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकें और उसकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट के ऊपर स्पेंड कर सकें। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम जो फंड थे जो स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के लिए वो काफ़ी नहीं थे। ये मेरा ख़्याल है इसके अंदर ये ज़रा इसकी करेक्शन की ज़रूरत है। वो इस वजह से कि एक तो फौजी फाउंडेशन का इदारा 98 के बाद नहीं बना था, ये अर्ली 50s में बना था और ये इसका मकसद था कि जो वर्ल्ड वॉर 2 के वेटरन्स थे, तो जो ब्रिटिशर्स व्हेन दे वर लिविंग, तो उन्होंने पाकिस्तान का शेयर दिया था, कुछ फंडिंग दी थी, जो मकसद उसका ये था कि ये एक कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करे और उससे रेवेन्यू जनरेट करे और जो रिटायर्ड वेटरन्स हैं उनको ये बेनिफिट कर सके, तो वो हैंडआउट्स पे ना रहे। तो ये कॉन्सेप्ट था जो शुरू हुआ पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी हुआ था, तो ब्रिटिश की लेगेसी थी। तो इसका तो जेनेसिस बहुत पुराना है, ये न्यूक्लियर वेपन से कनेक्टेड नहीं है। सेकेंडली, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का बना है, ये सेक्रीफाइसेस पाकिस्तानी नेशन की है। जैसे ब्रिगेडियर फ़रोज़ हसन खान ने अपनी किताब में लिखा, या टाइटल उसका दिया था कि ईटिंग ग्रास वाला, मेटाफोरिकली पाकिस्तानी नेशन ने दे एट ग्रास बट दे डिडंट सेक्रीफाइस ऑन द न्यूक्लियर प्रोग्राम। और वो इस वजह से मैं कहता हूँ कि न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से पाकिस्तान पे जितनी सैंक्शंस लगी, इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज आई, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, लीडरशिप एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने उसको बर्दाश्त किया और न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए, और जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो डेडिकेट किए गए इसकी तरफ और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को हासिल किया। तो ये इस वजह से ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी जो है ये इट इज़ ओन्ड बाय एंटायर नेशन, पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे ओन दिस कैपेबिलिटी। इसीलिए एक इमोशनल अटैचमेंट भी लोगों की होती है पाकिस्तानी पब्लिक की न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, और वो कभी भी कोई अगर नेगेटिव बात करता है पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, बिकॉज दे आर गारंटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, जैसे हमने 2019 में भी देखा, 2025 में भी देखा कि हम एक बहुत बड़ी जो कंट्री है हमारे ईस्ट में जो कि चाहता नहीं कि पाकिस्तान पीसफुल रहे, उन्होंने रिपीटेड अटैम्प्ट की, लेकिन चूँकि हमने ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एक डिटरेंट क्रेडिबल हासिल किया हुआ है, उसने नंबर ऑफ टाइम्स ये प्रूव किया है कि दिस वाज वर्थ द इन्वेस्टमेंट, और इसमें पाकिस्तानी कौम ने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। तो हमें इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि ये किसी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन की नहीं है, ये दिस इज़ अ नेशनल कैपेबिलिटी एंड इट शुड रिमेन एज सच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, होप टू सी यू सून अगेन। Thank you. Assalamu alaikum.